हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। मुझे बताना कमेंट में लिख के कौन कैसा काम कर रहा है, किसके माइंड में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, बाज़ार को लेकर ये वीडियो देखने के बाद जब क्लियरिटी हो जाए तब मुझे ये ज़रूर बताना कि आपने क्या सोच रखा था। ठीक है। दूसरा, जो मेरे नए दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हमारा एक ग्रुप है टेलीग्राम पर, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। उसके अंदर एक ऑडियो क्लिप पोस्ट होती है जिससे आपको काफ़ी हेल्प होती है शॉर्ट टर्म के अंदर मूव्स को लेकर, मार्केट को लेकर कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है। उसके अंदर काफ़ी सारी नॉलेज शेयर की जाती है। ठीक है, तो जिसको भी ज्वाइन होना हो वो टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पर आके ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आज हम इस वीडियो के अंदर क्या बताने वाले हैं और ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है और आप लोगों को इससे क्या सीख मिलेगी। दोस्तों, बाहर जब आप ग्राउंड लेवल पे देखते हैं तो सब लोग बात कर रहे हैं रिसेशन की, इन्फ्लेशन की, टेम्परिंग की। अब जब इतनी सारी नॉइजेस एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं कि जब टेलीविज़न ओपन करो तो रिसेशन आने वाला है, इन्फ्लेशन इतना हो गया है, जिम पावेल आ रहे हैं, वो अपनी कमेंट्री दे रहे हैं, हॉकी शो रखे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी जब मार्केटों के अंदर होती है तो ऐसे में जो एक इन्वेस्टर होता है, एक ट्रेडर होता है, जो नया जो होता है, जिसकी पहली साइकिल है, जिसने कुछ देखा नहीं है इस बाज़ार के अंदर, वो कहीं ना कहीं अपने आप को ऐसा नॉलेज लेस फील करने लगता है कि मुझे कुछ पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है इस बाज़ार में। तो ये वीडियो उनके लिए ज़्यादा कारगर साबित हो सकती है। ठीक है, तो वो लोग थोड़ा अच्छे से इस वीडियो को देखना। दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं हम कि इंडिया का फेस क्या है और यूएस का फेस क्या है। अब मोटा मोटी आपको ये आइडिया तो हो ही गया होगा कि इन्फ्लेशन का दौर चल रहा है, रेट हाइक्स हो रहे हैं, हमारा आरबीआई भी कर रहा है, यूएस भी कर रहा है, यूएस फेड भी कर रहा है, आरबीआई भी कर रहा है, सब कर रहे हैं। इतना तो आपको पता ही है आज की डेट में क्या है इन्फ्लेशन वगैरह, इंटरेस्ट रेट हाइक क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, ये काफ़ी कुछ मैंने अपने सेशंस के अंदर भी आप लोगों को बता दिया है। लेकिन बात कर लेते हैं इंडिया के फेस की। तो दोस्तों, पूरे वर्ल्ड वाइड के अंदर सबसे पहली चीज़ आपको ये समझने की है कि हम हैं किस फेस के अंदर। ठीक है, सारी बात करेंगे रिसेशन की, सब चीज़ें करेंगे। पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसके अंदर अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है। डाटाओं के अनुसार ये माना गया है कि जिस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होता तो उसकी इकोनॉमी उस तरीके से डेवलप नहीं हो पाती। इंडिया कुछ टाइम पहले से, लगभग 8 साल पहले से डिजिटल होने की कोशिश कर रहा है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे उसका ज़्यादा ध्यान है अमूमन इसके कि ग्राउंड लेवल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो, क्योंकि पब्लिक देखती है ग्राउंड लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अब जैसे जीएसटी रिफॉर्म्स हुए थे या हमारे जो डीमोनेटाइजेशन हुई थी, उससे हमारी इकोनॉमी को बहुत फ़र्क पड़ा है। बहुत ज़्यादा चीज़ें जो थी ना, जो कि अनऑर्गेनाइज थी, वो ऑर्गेनाइज वे में कहीं ना कहीं आ गई है। इन चीज़ों को लेकर एफआईआईज जो थे, एफपीआईज जो थे, वो इमर्जिंग कंट्री इंडिया को और अलग नज़रिए से देखने लग गए। इमर्जिंग तो है इंडिया, जो काम 50 साल 60 साल में होने वाला था वो काम कहीं ना कहीं 30 साल में हो जाएगा इन सब चीज़ों के बदलाव के अनुसार। तो एफपीआई एफआईआई जब ये देखते हैं कि डिजिटल हो रही है इकोनॉमी कहीं ना कहीं और यहाँ पे ऑर्गेनाइज वे के अंदर काम किया जा रहा है, एक सिस्टमेटिक तरीके से काम किया जा रहा है, सरकार बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं उनका रुझान इंडिया की तरफ बढ़ता है बाकी और इमर्जिंग कंट्रीज को लेकर। ठीक है, अब जब इंडिया के अंदर इतना पोटेंशियल है इंफ्रास्ट्रक्चर का, इतनी यहाँ पे पब्लिक है, पॉपुलेशन है और इतना कंजम्पशन है इधर, तो इससे बढ़िया जगह जो है वो कोई नहीं हो सकती आज के वक्त में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आज से 15 साल तक। ठीक है दोस्तों, आप पहली बात तो ये समझ लीजिए कि 15 साल तक हमारी कंट्री जो है एक इमर्जिंग फेस में है, एक बड़े वाले बुल रन में है। अब इस 15 साल के अंदर ये जो छोटे मोटे सिनेरियोज जो होते जा रहे हैं, ठीक है, जो आपकी जो चल रही है इन्फ्लेशन वगैरह, ये जो है ये चलती जाएगी। ऐसे फेसेस और आएंगे आपके सामने, 2 साल बाद आ जाए, 3 साल बाद आ जाए, फिर आएगा, लेकिन वो फेसेस जो है डरने के नहीं है, वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। उसको आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट कीजिए। ठीक है, 1982 के अंदर निक्सन के टाइम की बात है ये। ठीक है, पॉल वॉकर थे उस टाइम पर,
जो कि फेड्स के चेयरमैन थे, उस टाइम इन्फ्लेशन का ऐसा दौर था, ये जो कह रहे हैं ना 40 इयर्स हाई है, उसके पहले ओपेक हुआ था, वही ऑयल वगैरह वाला जो काम है यूएस का। तो उस टाइम पे इन्फ्लेशन जो थी बहुत ज़्यादा हो गई थी, 12-14% के आसपास थी, और 20% तक इंटरेस्ट रेट यूएस के चले गए थे, जो चरम सीमा आज की डेट में आपको बताई जाती है कि 40 साल की इन्फ्लेशन हाई पे है, वो 1982 की कैलकुलेट करके आपको बताई जाती है। उस 1982 के बाद में यूएस का एक बुल रन चालू हो गया। अब इन्फ्लेशन तो चल रही थी, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहे थे, सब कुछ थे, उसी बीच में बुल रन चालू हुआ यूएस का। और हमारी जो कंट्री है उसी फेज में आज है, जिस फेज में 1982 के अंदर यूएस था, क्योंकि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं था। अब इंडिया के हिसाब से तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे डेवलप था, लेकिन उस हिसाब से डेवलप नहीं था जो एकदम एक्सट्रीम लेवल होता है डेवलपमेंट का। तो यूएस वहां पे डेवलप करता रहा और उसकी इकोनॉमी जो है वो बूस्ट होती रही, और वो कहीं ना कहीं दुनिया का एक वर्ल्ड ऑफ द बेस्ट लीडर निकल के सामने आया। और आपने वो 40 साल की जर्नी यूएस की देखी है कि उसने क्या प्रोड्यूस किया है। माइक्रोसॉफ्ट उसने दिया, एप्पल उसने दिया, ठीक है, एक्सेंचर उसने दिया, AT&T उसने दिया, दुनिया भर की कंपनीज उसने दी जो वर्ल्ड वाइड है। गूगल ले लीजिए आप, नेटफ्लिक्स ले लीजिए, फेसबुक ले लीजिए, दुनिया भर की कंपनी उसने आपको दे दी, ठीक है। ये है डेवलप्ड इकोनॉमी का साइन। क्या हमारा इंडिया ऐसा कुछ कर सकता है? बिल्कुल ऐसा हो सकता है और ऐसा ही होगा, लेकिन उसके लिए लगेगा समय, 20 से 25 साल। अब उस इंडिया की ग्रोथ में आपको करना है पार्टिसिपेट, जो है लॉन्ग टर्म की गेम, बड़े टाइम फ्रेम की गेम, बड़े वाली गेम। जब आप कई बड़े गेम के अंदर हिस्सा बनते हैं तो दोस्तों थोड़ी बड़ी सोच आपको रखनी बहुत जरूरी है। अगर आप बड़ी सोच बड़ी गेम के अंदर नहीं रख सकते तो छोटी सोच लेके आप बहुत जल्दी बाहर हो जाएंगे, मार्केट से, बाजारों से बहुत जल्दी बाहर हो जाएंगे। जो अच्छे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो इकोनॉमी को जानते हैं, जो कि ग्रोथ को जानते हैं, सारी चीजें, सारे पैरामीटर्स जिनको पता है, वो इंडिया के ऊपर अगर उनको बैट करना है ना 10 रुपए, तो वो 15 रुपए करने को तैयार है आज की डेट में, किसी भी कंडीशन में, किसी भी सर्कमस्टांसेस के अंदर। आज बाजार यहाँ पे गिर रहा है, यहाँ से 2000 पॉइंट और गिर जाए, वो तब भी बैट करेंगे इसके ऊपर, और मतलब ओवरवेटेड है इंडिया को लेकर। अब यहाँ पे जो पॉलिटिकल सिनेरियोज जो बनते हैं कि कांग्रेस आ गई या बीजेपी आ गई या कुछ भी हो गया, वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। कई लोग सोच रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व के अंदर ही ग्रोथ आएगी, उसके बाद नहीं आएगी। तो दोस्तों ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि 2009 के अंदर जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई थी, मनमोहन सिंह आए थे, इंडेक्स 5% ऊपर चला गया था। तो कांग्रेस अच्छी थी इसका मतलब मार्केट के लिए। जब बीजेपी आई तो बीजेपी भी ऊपर गया। तो इसका मतलब क्या है? मतलब कोई भी सरकार आ जाए, मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दोस्तों मार्केट एजम्प्ट करती ग्रोथ, मार्केट को ग्रोथ से मतलब है। मार्केट को ये मतलब है कि हमारा जो देश है वो किस स्थिति के अंदर है, और जो पार्टी आई है जो उसका नेतृत्व करेगी वो उसको और अच्छा कर सकती है, उतना स्टेबल रखेगी। अगर वो स्टेबल भी रखती है तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट को। ग्रोथ आ रही है, वो अपने हिसाब से आगे, जो कहते हैं ना कि देख लिया, डिस्काउंट कर लिया मार्केट ने सब कुछ, वो डिस्काउंट कर लेती है ऑलरेडी। कितना अच्छा कर सकती है गवर्नमेंट, वो पहले डिस्काउंट कर लेती है, या कितना बुरा कर सकती है वो पहले डिस्काउंट कर लेती है और अपनी राह की तरफ चली जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इंडिया का फेस मैंने आपको बता दिया कि इंडिया किस फेज के अंदर है। अब दोस्तों यूएस के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो चुका है। अब यूएस के अंदर डेवलपमेंट के साइंस जो है कुछ और ही करना पड़ेगा, कुछ और बड़े लेवल का, क्योंकि रोडें बन चुकी हैं। अभी अगर 6 महीने पहले रोड बनी है और फिर दोबारा इकोनॉमिक स्लो डाउन आ जाता है, फिर दोबारा उसी रोड पे पैसा लगा के थोड़ा सा बूस्ट करना हो इकोनॉमी को, तो दोस्तों वो फिर वेस्ट ऑफ मनी है एक तरीके से, क्योंकि उस चीज में जरूरत नहीं है। अब कुछ और देखना पड़ेगा यूएस को जो है। लेकिन इंडिया के पास बेहद अपार अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे रूरल एरिया बहुत है डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो तीनों एसेस, मतलब तीनों इक्के हमारे हाथ में है आज की डेट में। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी को आपको तलाश करना है, यहाँ की अपॉर्चुनिटी में आपको पार्टिसिपेट करना है, चाहे कैसे भी सिनेरियोज हो। आपको अपना पोर्टफोलियो, मतलब अब ये लगा सकते हैं कि अभी मैं आपको बताऊंगा कि फेजेस में कहाँ बेचना है, कहाँ निकलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ऐसे फेजेस के अंदर भी। लेकिन आपको इन्वेस्टेड रहना है अपना। अगर आपने पोर्टफोलियो खाली नहीं किया और आपके पास आज सेक्टर के लीडर्स ही हैं, समझ लो आपके पास 5-7 कंपनीज ही हैं जो निफ्टी 50 का हिस्सा और जो आपको अच्छी लगती है, अब 7 ही कंपनी है आपके पास, और अपने 20 साल तक पैसा आपने कुछ नहीं किया इस बाजार के अंदर, आपने खरीद के छोड़ दिया 10-15 लाख रुपए का माल,
तो दोस्तों आपको पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता इस बाजार के अंदर 15 साल के अंदर। लेकिन अगर उसी को खरीदते रहे बेचते रहे खरीदते रहे बेचते रहे तो फिर आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। और बर्बाद का इन द सेंस ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही आपको 15 लाख रुपए के 12 लाख रुपए जाएंगे, 15 के 50 हो जाएंगे, लेकिन जो 15 साल में बिना कुछ किए 2 करोड़ 5 करोड़ हो सकते थे वो आप 50 लाख तक सीमित रह गए। सिर्फ अपनी बुद्धि लगाई आपने उसके अंदर। दोस्तों ग्रोथ के साथ रहिए, आप ग्रोथ के साथ जाइए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों FII सेलिंग या टैपर क्या है या क्या नहीं है। दोस्तों टैपर मतलब कि आप ये मानिए कि जैसे सपोज कीजिए कि हम 2008 का फेस ले लेते हैं। 2008 के अंदर जब लेमन ब्रदर क्राइसिस आया, जो भी कुछ आया, तो उसके अंदर हुआ ये कि यूएस इकोनॉमी आई, फेड्स आया और उसने आने के बाद में उसमें पैसा डिप्लॉय करना स्टार्ट कर दिया। जब पैसा डिप्लॉय करना उसमें स्टार्ट कर दिया तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आती रही। और पैसा डिप्लॉय करने के साथ में क्या होता है, लिक्विडिटी डालने के 2 तरीके होते हैं। एक तो इंटरेस्ट रेट को बहुत कम कर दिया जाए और साथ में स्टिमुलस पैकेज टाइप के दे दिए जाए और उसमें लिक्विडिटी पुट कर दी जाए। जब वो लिक्विडिटी बाजार के अंदर आती रहती है तो कहीं ना कहीं बाजार स्टेबल हो जाता है 2, 4, 6 महीने में, 8 महीने के अंदर। जब 2, 4, 6 महीने, 8 महीने में जब वो लिक्विडिटी सपोज कीजिए आपने 100 रुपए बाजार के अंदर आपने डाल दिए और बाजार वहां से स्टेबल हो गया, तो आपका राइट, आपका दायित्व ये बनता है कि बाजार स्टेबल है, अब और लोगों को पार्टिसिपेट करने देना चाहिए और 100 रुपए अपने धीरे धीरे विड्रॉल करते रहने चाहिए। जो वो 100 रुपए विड्रॉल करने हैं ना उसको टैपर बोलते हैं। वो जो 100 रुपए विड्रॉल करने की जो प्रक्रिया है उसको टैपर बोलते हैं। अब जो 2008 के अंदर लगभग 100 बिलियन डाला, यूएस ने 100 बिलियन डाला था, 1 बिलियन मैं देख के आपको बता दूंगा, 100 बिलियन डाला था, 100 बिलियन उसके अंदर यूएस ने उसके अंदर डाला। वो आज की डेट में 800 बिलियंस की बैलेंस शीट यूएस की हो चुकी है और वो कम होने का नाम नहीं ले लिया दोस्तों। टैपर हुआ ही नहीं है। 2013 के अंदर टैपरिंग करने की कोशिश की गई तो इसमें एक और वर्ड यूज किया जाता है, टेंट्रम। टेंट्रम का मतलब ये होता है जैसे सपोज कीजिए कि जिद करने लग जाए कोई बच्चा हो, बच्चे मतलब कोई जिद्दीपना जो होता है ना, वो मार्केटें जब जिद करने लग जाती है, मार्केटें बहुत ज्यादा फॉल होने लग जाती है। मतलब 10 रुपए निकालेंगे तो मार्केट को फॉल होना चाहिए 1%, लेकिन मार्केट फॉल हुई है 3%, तो उसको टेंट्रम बोलते हैं। तो जब ऐसे टेंट्रम की सिचुएशंस जब आ जाती हैं, तब बाजार से लिक्विडिटी निकालना सरकार बंद कर देती है। चल यार थोड़ा टाइम और दे दो, ठीक है, बाजारों को बाद में निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और लिक्विडिटी पुट करती रहती है। अब दोस्तों वो 2008 से लेके ये सिनेरियो चल रहा है। अब बाजार में इंटरेस्ट रेट की जो प्रक्रिया है, इसके थ्रू अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लिया गया तो वो टैपर नहीं होगा। अगर इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट हाइक के बाद भी कुछ ऐसा चलता है तो फिर टैपर की जो प्रक्रिया है वो चालू रहेगी। अभी भी चालू है, बाजारों से पैसा निकल रहा है। जो आप FII सेलिंग देख रहे हैं वो आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं टैपरिंग के थ्रू कि वो टैपर हो रहा है पैसा जो है। समझ गए दोस्तों? अब आपको समझ में आ गया टैपर का मतलब क्या है। जब बाजारों से पैसा निकालना गवर्नमेंट स्टार्ट कर देती है, फेड्स स्टार्ट कर देती हैं, बैंक्स स्टार्ट कर देते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं टैपर किया जाता है, उसको टैपर बोला जाता है उसको। और टेंट्रम भी मैंने आपको, आई थिंक आपको समझ में आ गया कि टेंट्रम है क्या। अब ऐसे सिनेरियोस के अंदर जब टैपरिंग की जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टॉक खराब है। लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही बेहद अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि गलती किसकी है? गलती है फेड्स की। भाई इतना पैसा आप डिप्लॉय करे जा रहे हैं पिछले 10-12 साल से, 14 साल से। अब आप वो पैसा निकाल रहे हैं तो हमारे को अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना इस चीज की। FIIs को तो बेचना ही बेचना है माल। अब जब FIIs बेच रहे हैं जो माल, वो माल इस भाव पे थोड़ी मिलेगा। कल को अगर बाजारों के अंदर पैसा डिप्लॉय किया गया तो कई लोग आपने सुना भी होगा, CNBC आवाज पे हर जगह, कि जब FIIs आएंगे तो उनको ये जो माल है 2 गुना रेट पे लेना पड़ेगा। भाई 2 गुना रेट पे मैं नहीं बोलूँ, मैं कहूँ कि यहाँ से 70% 80% ऊपर भी अगर वो माल लेने को इच्छुक हो जाते हैं। सपोज एस्ट्रल पाइप किसी के पास पे पड़ा हुआ है 1700 रुपए का और वो 2500 का भाव है और 2500 पे FIIs उसमें एंट्री करते हैं, तो आप खुद देखते हैं कि किसी स्टॉक में अगर FIIs आ जाते हैं तो वो कितनी तेज भागता है। तो 2500 को तो ऑलरेडी वो 4000 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसको हमें एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है कि FIIs माल बेच रहे हैं तो हम खरीद रहे हैं। पहले उल्टा होता था।
हम माल बेचते थे, FIIs खरीदते थे। अब FIIs बेच रहे हैं और हम खरीद रहे हैं। आपको ये इस तरीके से अपना माइंडसेट बना के चलना है इस बाजार के अंदर कि FIIs माल बेच रहे हैं और हम खरीद रहे हैं, और कंपनियों में कोई गलती नहीं है, क्योंकि FIIs जो माल बेच रहे हैं कुछ उसमें कचरा स्टॉक भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही बढ़िया स्टॉक लेते हैं, कुछ कचरा स्टॉक भी हो सकते हैं। लेकिन हमें जो पता है, क्योंकि इंडिया में हम रहते हैं दोस्तों, ग्राउंड लेवल पे हमें कुछ ज्यादा अच्छे से पता है कि क्या है क्या नहीं है। FIIs को भी सब कुछ पता है, लेकिन उनसे ज्यादा बेहतर हम थोड़ा समझ सकते हैं इंडियन इकोनॉमी को, क्योंकि हमने पानी पिया है इस देश का दोस्तों। तो हमें पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। अगर वो इंडिया बुल्स बेच रहा है तो हम इंडिया बुल्स तो खरीदेंगे नहीं ना। अगर वो बजाज फाइनेंस बेच रहा है तो हम खरीदेंगे। समझ रहे हो दोस्तों मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको? तो अच्छे स्टॉक्स जो बिक रहे हैं बाजार के अंदर, फालतू में जो बिक रहे हैं, हमें वो खरीदना है। सीधी सी बात है, सिंपल सी। अब इसके बाद में ये आपके लिए दोस्तों एक इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है 2008 के बाद में, ये वाली जो अपॉर्चुनिटी है कि बहुत ही बढ़िया आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। इसमें आपको पैसा डिप्लॉय करते रहना है। अगर आप इस बाजार के अंदर पैसा डिप्लॉय करते रहते हैं तो दोस्तों आपको इस बात की मैं श्योरिटी दे सकता हूं कि आने वाले 5 साल बाद आप देखेंगे तो आप बोलेंगे सर ने हमें बहुत अच्छे लेवल पे बाइंग करवा दी स्टॉक्स की। क्योंकि मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि अभी 2 महीने में क्या होने वाला है या 3 महीने में क्या होने वाला है, क्योंकि बड़ी पिक्चर जिसके सामने क्लियर होती है ना दोस्तों, उसको फर्क नहीं पड़ता 2-3 महीने में क्या होने वाला है। मैं देख रहा हूं 3 साल बाद की गेम, यहां से 4 साल बाद की गेम, जब फेजेस अलग हो जाएंगे। जैसे ही यहां से फेजेस अलग हुए, आप दोस्तों खेल देख लेना उन्हीं स्टॉक्स के साथ में जो आपने आज एक्यूमुलेट किए होंगे, आपको वो क्या भाव दिखा रहे होंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यहां से एस्ट्रल पाइप जो है 10,000 का हो जाएगा या 20,000 का हो जाएगा, लेकिन आप खेल देखना उस टाइम पे जब यहां से फेजेस अलग होंगे बाजार के। लेकिन ये आपके लिए एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। इसको आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट कीजिए। और ये जो छोटी मोटी कैंडल्स बनती है ना, 2% गिर गया, 4% गिर गया, 3% गिर गया, आज से 3 साल पहले बाद जाके जब आप ये चार्ट देखेंगे, 4 साल बाद जाके आप जब ये चार्ट देखेंगे तो आप ये देखेंगे, अगर आपने आज बाय नहीं किया तो आप ये कहेंगे यार मैंने उस टाइम पे बाय क्यों नहीं किया स्टॉक, या मुझे उस टाइम पे क्या दिख रहा था। दोस्तों जब मार्केटों में नेगेटिविटी होती है ना, तो ये एक अपॉर्चुनिस्टिक आदमी के लिए बहुत बढ़िया टाइम होता है बाय करने का। यहाँ पे सब डरे हुए हैं। वॉरेन बफेट की आपको पता ही कहावत, हर चैनल पे लोग बोलते रहते हैं, वही आज बिल्कुल फिट हो रही है। अब एक्यूमुलेशन जोन जो था वो ये है, डिस्ट्रीब्यूशन जोन जो था उसकी मैं भी आगे बात करूंगा आपसे कि वो कौन सा था और आप पे पैसे की कमी क्यों है। एसेट एलोकेशन के लिए मैंने पहले से ही वीडियोस बना के डाल रखी हैं इस ग्रुप इस चैनल के ऊपर, तो आप वो देख सकते हैं और आपको आगे क्या करना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों रिसेशन की, कि लोग कह रहे हैं कि रिसेशन आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है, मैं मानता हूँ रिसेशन आ जाएगा। चलिए मैंने एक्सेप्ट कर लिया रिसेशन आ रहा है, फरवरी में आ रहा है, मार्च में आ रहा है, अप्रैल में आ रहा है। लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से श्योरिटी दे सकता हूँ आपको कि जितना जल्दी रिसेशन आएगा उतना जल्दी ही रिसेशन जाएगा। क्या बोला मैंने? जितना जल्दी रिसेशन आएगा उतना जल्दी ही रिसेशन जाएगा यहां से। क्योंकि पहले यूएस इज इक्वल टू वर्ल्ड, पहले जो यूएस की परेशानी जो थी वो पूरे वर्ल्ड की परेशानी रहती थी। लेकिन सिनेरियोस चेंज हुए हैं दोस्तों, चीजें चेंज हुई हैं, चीजों में बदलाव आया है, वो आप देख भी रहे हैं। नैस्डैक गिर रहा है 4%, हमारा बाजार गिरा है 1-1.5%, और 2.5% का जो गैप है ना बीच में, वो जरूरत है, जरूरत जिसे कहते हैं ना, मतलब जैसे कि कोई कमजोर आदमी किसी ताकतवर आदमी से लड़ता है तो वो ताकतवर आदमी उसको बोलता है तेरी जरूरत कैसे हुई, तो जरूरत दिखा रहे हैं हमारे बाजार, मतलब तगड़ापन जिसे कहते हैं। अब गिर तो हमारे बाजार भी रहे हैं, देखिए इतना फॉल नहीं कर रहे। करना क्या चाहिए था, अगर फेसेस चेंज नहीं होने चाहिए तो नैस्डैक गिरा 4%, हमारे बाजार गिरे 7%। ये वाला तो खेल हो ही नहीं रहा है। आप नैस्डैक गिर रहा है 2%, हमारे बाजार गिर रहे हैं 5%। जरूरत ही नहीं दिखा रहे हैं कुछ करने की, ताकत ही नहीं है, स्ट्रेंथ ही नहीं है। यहां पे पता लगती है दोस्तों स्ट्रेंथ है बाजार में या नहीं है। हमारे बाजार में बहुत स्ट्रेंथ है दोस्तों, जस्ट बिकॉज ऑफ रीजन जो मैंने आपको पहले क्लियर किए कि हमारा देश जो है वो एक इतने बड़े बुल रन में है इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, कि अपार अपॉर्चुनिटी है हमारे देश के अंदर आज की डेट में। अब कई लोग ये पूछते हैं सर इस वाले फेज में हम बाय क्या करें, क्या लें क्या ना लें। दोस्तों बुफे लगा हुआ, जो मर्जी उठा लो, कोई 6 महीने पहले चल जाएगा, कोई 8 महीने बाद चलेगा, बस यही फर्क आएगा। 6-8 महीने 1 साल का फर्क आएगा किसी भी स्टॉक के अंदर। कोई ऐसा मल्टीपल टाइम नहीं है, किसी ऐसे सेक्टर पे कोई टाइम नहीं है कि
आज से 10 साल बाद चलेगा वो सेक्टर, और आपने आज बाय कर लिया, क्योंकि बुल रन में सभी पार्टिसिपेट करेंगे। कोई अच्छा सेक्टर होगा वो आपको 70-80% का रिटर्न दे जाएगा। सेक्टर बता रहा हूं मैं आपको, स्टॉक नहीं बता रहा। सेक्टर कोई 70-80% दे देगा, कोई 50% देगा, कोई 60% देगा, लेकिन देंगे सभी। लेकिन एक कंडीशन है, उसके अंदर सेक्टर के लीडर्स होनी चाहिए आपके पास, 1 या 2 नंबर की कंपनी होनी चाहिए। बस आप खेल दिखा देंगे इस बाजार को। आने वाले 5-7 साल के अंदर एक पोर्टफोलियो बनाइए तगड़ा सा, उसके अंदर बढ़िया स्टॉक बाय करके रखिए, फोकस पोर्टफोलियो बनाइए 15, 16, 20 स्टॉक का, और उसको चर्न करने की कोशिश मत कीजिए। सेक्टर के लीडर्स के साथ रहिए। कोई लीडर परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसके अंदर बढ़िया एवरेज अप करते रहिए, धीरे धीरे चल रहा है उसको बाय करते रहिए, और मौज लीजिए इस बाजार की आप आने वाले 5-7 साल तक। इसके बाद में रिसेशन के अंदर माना यह गया है कि रिसेशन से पहले जो कंज्यूमर कंपनीज जो होती हैं, एफएमसीजी की जो कंपनीज होती हैं, ये वाली जो कंपनीज जो होती हैं, एफएमसीजी टाइप की जो कंपनीज हैं, ये कंपनीज परफॉर्म करने लग जाती हैं। अब देखिए आपके सामने कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर बिल्कुल अपने बॉटम पे खड़ा हुआ है, वहां से 5-7%, 10% ऊपर होगा, आपको बाय करके चलना चाहिए। एफएमसीजी का प्रोडक्ट है, बढ़िया कंपनी है, रिसेशन आ जाए बंदा खाना पीना बंद नहीं करेगा। ऐसे सिनेरियोज में ऐसी कंपनी पकड़नी चाहिए जो रिसेशन प्रूफ हो। अब हमारे देश के अंदर 3 सेक्टर है जो डिफेंसिव है। सबसे पहला है एफएमसीजी, दूसरा है फार्मा, तीसरा है आईटी। आईटी आपके सामने, आईटी के आपको हालत पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको। फार्मा जो है सबसे पहले गिरा फार्मा, क्योंकि फार्मा ने पहले इतना रन दे दिया तो डिफेंसिव नहीं हुआ, एग्रेसिव हो गया था, अब डिफेंसिव होने जा रहा है। आईटी अभी थोड़ा बहुत उसके अंदर काम बाकी है, ठीक है, टाइम वाइज थोड़ा बाकी है। उसके बाद है एफएमसीजी। एफएमसीजी और फार्मा एक साथ गिरने स्टार्ट हुए थे। एफएमसीजी ने थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखा दी अपनी गिरने के बाद में, और जो आईटी है वो भी स्ट्रेंथ दिखा रहा। तो इस टाइम हमें अपॉर्चुनिटी सबसे पहली जो तलाश करनी चाहिए वो करनी चाहिए एफएमसीजी के अंदर, उसके बाद में जाना चाहिए फार्मा में, जब तक हमारा आईटी बनके तैयार हो जाएगा। तीनों डिफेंसिव सेक्टर हमारे पास होने चाहिए। अब अगर रिसेशन आता है और वहां से 15% भी ये स्टॉक डाउन हो जाते हैं, लेकिन अगर आप ये चीज समझिए कि रिसेशन मैं मानता हूं कि अप्रैल के अंदर आने वाला है, आप रिसेशन के डर से माल नहीं खरीद रहे। आज आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर 2100 रुपए में बाय कर लिया, सपोज कीजिए आपने 2000 रुपए में बाय कर लिया, और 2023 के फैब जैन के अंदर उसका भाव चल रहा है 2600 रुपए के आसपास। हिंदुस्तान यूनिलीवर का रिसेशन की न्यूज़ेस आई, सब कुछ आई, वर्ल्ड में रिसेशन आने वाला है, ये आने वाला है, वो आने वाला है, ये सब की सारी न्यूज़ेस चल रही है। आएगा चाहे नहीं आएगा वो एक बात की बात है, क्योंकि सरकारें उसके ऊपर बहुत तरीके से काम कर रही है, बहुत बड़ी बड़ी टीम लगी हुई है, दिग्गज एनालिसिस लगे हुए हैं उसके ऊपर, बड़े तरीके से चल रहा है सारा प्रोसेस। तो वो रिसेशन आने के लिए नहीं चल रहा है, उसको रिसेशन को रोकने के लिए चल रहा है। चलिए वहां पे बहुत ज्यादा न्यूज़ का फ्लो है और आपको 2600 रुपए का HUL 2300 रुपए मिल रहा है, और रिसेशन के क्लियर होने के बाद भी 100 रुपए महंगा मिल रहा है आपको। और ये मैं तब बता रहा हूँ जो वर्स्ट केस सिनेरियो है, 2200 रुपए मिल रहा है, 2100 रुपए मिल रहा है, आपके बाइंग प्राइस पे मिल रहा है, लेकिन आप एक्यूमुलेट तो अभी से ही कर रहे हैं। और अगर ऐसी कोई न्यूज़ ही नहीं आई, सबको धीरे 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 सॉल्व होता रहा, जितना लंबा ये प्रोसेस चलेगा ना इंटरेस्ट रेट हाइक का, उतनी टेंशंस खत्म होती रहेंगी बाजार की। इस बात को अब याद रखना। रशिया यूक्रेन आपने देखा, वॉर अभी भी चालू है, वहां पे सब कुछ चल रहा है, लेकिन लंबा हो गया मामला। बाजार कहता है चीजों को लंबा कर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं डिस्काउंट कर लूंगा, उसको क्या होने वाला है मुझे पता लग जाएगा, चीजों को लंबा कर दो। अगर चीजें लंबी हो गई तो बाजार आपको अपने आप मूव दिखा देगा बढ़िया वाले। देखिए चीजें शॉर्ट टर्म के अंदर अगर पैनिक करती रही, हर 15 दिन बाद वही न्यूज, हर 10 दिन बाद वही न्यूज, लेकिन हर 15 दिन 10 दिन भी बाजार उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन अगर वो न्यूज़ जो है लंबी हो गई है, इंटरेस्ट रेट की साइकिल जो है 2-2.5 साल की हो गई है, बाजार में क्रैश नहीं आएगा, बाजार में रिसेशन भी नहीं आएगा। रिसेशन आएगा वो यूएस का है अपना, उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है, उसकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, हमारी कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। ग्लोबल मंदी का संकेत नहीं है। ग्लोबल मंदी का संकेत ये है कि डेप्ट जो है, डेप्ट बढ़ा हो कंट्री के ऊपर बहुत ज्यादा, जो कि यूएस के ऊपर है, जापान के ऊपर इस टाइम सबसे ज्यादा, जापान और यूएस के ऊपर। आप पाकिस्तान का कल भेज रहे थे चार्ट ग्रुप के अंदर ही, और पाकिस्तान एक बहुत छोटी कंट्री है, उसको छोड़ दो आप, जापान के ऊपर बहुत ज्यादा है। अब जापान भी वहां से उसकी इकोनॉमी डिसॉल्व होती है, यूएस की इकोनॉमी डिसॉल्व होती है, फिर तो सारे के सारे ही जाएंगे ना। लेकिन जाने के बाद भी एक अपॉर्चुनिटी है, सबसे पहले हम उभरेंगे ऊपर, क्योंकि इमर्जिंग कंट्री हमारी है। एशियन पेंट 1200 रुपए में लेने को तो पता नहीं कौन कौन तैयार है, कौन कौन कंट्री तैयार है 1200 रुपए के भाव पे लेने के लिए। एक स्टॉक की बता रहा हूं मैं आपको दोस्तों, 1200 रुपए पे लेने के लिए पता नहीं कौन कौन तैयार है उस स्टॉक को। कैसे
कैसे छोड़ दें हम ये अपॉर्चुनिटी, कैसे इस मौके को हम छोड़ दें? बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। शॉर्ट टर्म का पैनिक है, बिल्कुल हम शॉर्ट टर्म के पैनिक को हम झेल रहे हैं। आपके सामने एक्यूमुलेशन चल रही है, मेरी भी चल रही है, बहुत अच्छे से चल रही है, जोरों शोरों से। मैं तो क्रैश को लेके बैठा हुआ कि भैया आए थोड़ा सा क्रैश तो और अच्छी सी एवरेजिंग हो जाए, बढ़िया एवरेज डाउन कर लें स्टॉक्स को, बढ़िया से बाय कर लें स्टॉक्स को। अब इन फेजेस के अंदर दोस्तों जिसको क्लियरिटी होती है ना माइंड के अंदर, फिर उसे टेंशन नहीं होती। यूएस ने 75 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिए, वो तो बढ़ाना पड़ेगा उसको दोस्तों। 12% की रेट ऑफ इंटरेस्ट, 12% की इन्फ्लेशन है, 3-3.5% का उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। बीच में गैप देखिए कितना है, और नॉर्मली कितना होता था? 2% की इन्फ्लेशन, 0% इंटरेस्ट रेट, 2% का गैप था। गैप और रुका 8% का। तो मार्केट ने डिस्काउंट कर लिया इस चीज को। तो मार्केट यहां पे फिर ये ड्रामा क्यों कर रही है, इसके ऊपर आते हैं दोस्तों। दो तरीके की इन्फ्लेशन होती है। कल मैंने ग्रुप में डाला था प्रोडक्ट, तो चलो प्रोडक्ट का बताता हूं। एक है सीपीआई और एक है डब्ल्यूपीआई। यूएस का जो डाटा आया उसके अंदर जो सीपीआई इन्फ्लेशन है वो लगभग आप मान लीजिए कि 7% मान लीजिए आप। इंडिया का भी मोटा मोटी 7% का इन्फ्लेशन मान के चलिए। डब्ल्यूपीआई जो इन्फ्लेशन है वो 15% हो गई है। मतलब होलसेल प्राइस जो है वो 15% है और जो रिटेल जो है वो 7% है। मतलब डब्ल्यू जो होलसेलर है उसको नुकसान हो रहा है कहीं ना कहीं माल को बेचने में। एक आदमी 1 लीटर पेंट बनाता है 200 रुपए में, आज उसको पड़ रहा है वो 230 रुपए का, और वो रिटेलर को बेच रहा है 205 रुपए में। 25 रुपए का उसको मोटा मोटी लॉस है। अब ये जो 25 रुपए का जो लॉस है, जैसे ही ये पास ऑन करेगा तो डब्ल्यूपीआई नीचे आएगी, सीपीआई बढ़ जाएगी, वो इन्फ्लेशन गैप खत्म होगा। लेकिन जैसे ही सीपीआई बढ़ेगी तो हमारी इन्फ्लेशन बढ़ गई हमारे देश की, जिसको बोलते हैं पीक आउट। तो पीक आउट तब होगा जब पास ऑन होंगे। अब डब्ल्यूपीआई जो है इस टाइम पे, जो डब्ल्यूपीआई जो है, अब मैं ये वेट कर रहा हूं कि पास ऑन कब हो। तभी मैंने आपको बोला था सेशन के अंदर, ग्रुप के अंदर, कि प्रोडक्ट कंपनी से थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि प्रोडक्ट कंपनी थोड़ी अभी और नीचे गिर सकती है। अब एस्ट्रल भी तो प्रोडक्ट है, रिलैक्सो भी तो प्रोडक्ट है, एशियन पेंट भी तो प्रोडक्ट है। आप एशियन पेंट को ले रहे क्रूड ऑयल की वजह से कि क्रूड ऑयल बढ़ रहा है तो वो गिर रहा है। दोस्तों अलग वजह भी है और भी बहुत सारी वजह है, ठीक है, कुछ इकोनॉमिकल चीजें भी होती हैं। तो जो ये जो गैप है ना दोस्तों, ये गैप थोड़ा सा नुकसान दे सकता है हमें। अब फिर अगेन वही बात कि नुकसान नहीं है, अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। अब देखो डब्ल्यूपीआई के अंदर कैसे ही रेस करती हैं कंपनी, पास ऑन्स कैसे करती हैं कंपनी, रेट्स कैसे बढ़ाती हैं। अभी आपने सुना होगा पीछे एफएमसीजी अपना बढ़ा रही है पैसे, तो वो होलसेल डब्ल्यूपीआई तो कम हो रहा है, गैप ही तो खत्म कर रही है कंपनीज। अब समझिए ना, महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, महंगाई के लिए फिर इंटरेस्ट रेट की प्रक्रिया, इंटरेस्ट रेट 2 महीने और चल जाएंगे, 3 महीने और चल जाएंगे, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक साइकोलॉजी के तहत समझिए एक और चीज को, जैसे कि 2 दोस्त हैं, जा रहे हैं बाइक पे, उनका हो गया एक्सीडेंट। एक दोस्त को बहुत चोट आई है, पीछे वाला दोस्त पहले कूद गया, ठीक है, उसको हल्की फुल्की चोट आई, उसकी थोड़ी कंडीशन थोड़ी ज्यादा खराब हो गई। वो जो दोस्त जो बाइक चला रहा है वो थोड़ी उसको ज्यादा चोटें आ गई। भाई एम्बुलेंस आई, सब कुछ हुआ, दोनों को गाड़ी के अंदर डाला एम्बुलेंस के अंदर और दोनों को हॉस्पिटल लेके चले गए। जो पहला दोस्त है वो तो स्ट्रेचर पे लेटा हुआ है और जो दूसरा दोस्त है वो अपना पैदल चल के जा रहा है। डॉक्टर ने बोला कि जी इसको ब्लड की जरूरत है, तो वो जो दूसरा दोस्त है उसने ब्लड मैच किया, उसका मैच हो गया ब्लड, और वो दोनों हॉस्पिटल के अंदर चले गए और वो वहां जाके उसको ब्लड दे रहा है। यही कंडीशन यूएस और इंडिया की है। वो जो उसका जो दूसरा दोस्त है जिसको ज्यादा चोट लगी है, ज्यादा परेशान है, जो है वो हो सकता है 8 महीने 1 साल में हॉस्पिटल से बाहर आए, लेकिन जो ब्लड देने गया ना दोस्तों 2 घंटे में बाहर आ जाएगा, 4 घंटे में आ जाएगा। भाई उसको भी बहुत चोट लगी तो 2 दिन में बाहर आ जाएगा, लेकिन 8 महीने में बाहर नहीं आएगा दोस्तों। समझ रहे हैं आप क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको? यही हमारी स्टॉक मार्केट और यूएस मार्केट है दोस्तों आज की डेट में। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है बाजारों से, और इसके साथ पार्टिसिपेट करना है हमें। अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठाया तो दोस्तों ये बहुत ज्यादा, मतलब आपको ना फियर ऑफ मिसिंग आउट जो होता है ना, जैसे कई लोग ऐसे होंगे, अपॉर्चुनिटी का मैं आपको बताऊं, कई लोग ऐसे होते हैं इस बाजार के अंदर आते हैं,
वो ये सोचते हैं जब बुल रन चल रहा होता है, बियर रन चल रहा होता है, यार मैंने ना कुछ मिस कर दिया, मेरी एज हो गई है 35, मैं कमाने तो लग गया था 20 साल की एज से, लेकिन मैंने 2008 का छोड़ दिया क्योंकि मुझे पता ही नहीं था स्टॉक मार्केट क्या है, या मैं 2013 मेरे से मिस हो गया, या मेरे से 2016 मिस हो गया, मेरे से 2018 मिस हो गया, मेरे से 2020 में मैं आया हूँ इस बाजार के अंदर। तो दोस्तों जिससे 2008 मिस हो गया, 2013 मिस हो गया, 2016 मिस हो गया, 2018 मिस हो गया, 2020 भी मिस हो गया, उसके लिए अपॉर्चुनिटी है, इसको मत छोड़ना। बाजार यहां से मैं कहता हूं 14,120 छोड़ो, 12,420 आ जाए, बाय करते रहना स्टॉक्स को, क्योंकि ये बेचे किसी और वजह से जा रहे हैं। वो जो टैपर जो मैं आपको बोला समझाया जो मैंने, वो उसकी यूएस की प्रॉब्लम है वो। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको मैंने बहुत सारी चीजें यहाँ पे क्लियर कर दी होंगी कि है क्या, रीजन क्या है, रिसेशन आएगा तो क्या होगा, टैपर क्या है, इन्फ्लेशन का क्या चल रहा है, सीपीआई डब्ल्यूपीआई के अंदर क्या चल रहा है, वर्ल्ड वाइड क्या चल रहा है। चीजें जितना लंबी खिंचेंगी उतना मार्केट के लिए फायदा है, ये आप सोच लो। अगर मंथ में एक बार आता है जिम पॉवल साहब या फेड की कोई बैठक की या एफओएमसी बैठक की अगर आती है एक न्यूज, और ऐसी 12 महीने 14 महीने 16 महीने चलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, अब यूएस बाजार इतने फॉल क्यों हो रहे हैं दोस्तों, ये पता है आपको? ये जो 4% नैस्डैक गिर जाता है, 2.5% 2% अगर गिर जाता है, तो ये सेलिंग है। ये सेलिंग हो रही है तभी तो स्टॉक गिर रहे हैं। सेलिंग क्यों हो रही है? जस्ट बिकॉज ऑफ कमेंट्री। दोस्तों पहले जो कमेंट्री होती थी ना यूएस की 2008 के आसपास, 2012 में, 2011 में, 2013 में, वो होती डबिश। तो उस टाइम पे बाजार जब गिर रहे होते थे तो यूएस मार्केट आके एक आश्वासन देता था, कोई दिक्कत नहीं है, मैं देख लूंगा, मैं आ जाऊंगा, मैं संभाल लूंगा। यहां पे कोई साइन ही नहीं है। मतलब कि नैस्डैक अगर 16,000 से आज खड़ा हुआ 12,000 पे, अगर वो 8,000 पे भी आ जाता है तो भी कोई साइन नहीं है कि फेड आके बचा लेगा। लेकिन दोस्तों मेरा ये मानना है कि अगर किसी आदमी ने उसको पिछले 20 साल से संभाल रखा है तो अपनी इकोनॉमी को खत्म नहीं होने देगा। यूएस अपनी इकोनॉमी को खत्म नहीं होने देगा। लेकिन ये बात वहां के लोगों को समझ में नहीं आ रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ जो बाइडेन। उनके जो बयान आते हैं ना, जो सब कुछ आते हैं, वो थोड़े से ना कन्विंसिंग नहीं है। लेकिन अपॉर्चुनिटी वहां भी बहुत है। अगर किसी को ये बात समझ में आ जाए कि हमारी इकोनॉमी जो है वो खत्म नहीं होने देंगे, हमारे जो इकोनॉमिस्ट है, जिम पॉवल है, जो बाइडेन है, कोई भी नहीं होने देगा। इकोनॉमी क्यों खत्म होने देगा कोई? अनटिल अनलेस कोई वॉर ना हो जाए, कोई ऐसी चीज ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, कोई ग्लोबली प्रॉब्लम ना हो जाए, कुछ भी ना हो जाए, तो मुझे नहीं लगता कि यूएस की इकोनॉमी यहाँ से खत्म होने वाली है। और यूएस के जो टॉप लगने हैं वो 2-4 साल 6 साल बाद की बात है। अभी का भी ऐसा कोई मेरे को सिनेरियो नहीं दिख रहा। यहाँ से इंटरेस्ट रेट वगैरह की प्रक्रिया चालू रहेगी, थोड़ी सी इन्फ्लेशन वहां पे थोड़ा सा दिख जाए, इन्फ्लेशन के अंदर खेल कि हाँ यार हमने जितनी मेहनत करी है थोड़ा सा हमें रिजल्ट मिल गया है। मार्केट देखना, वहीं से आपको नैस्डैक मूव करता हुआ दिखा दूंगा। हल्की सी बाजारों को एक अंदेशा हो जाए कि हमारे लोगों ने जो काम किया है ना उसका रिजल्ट आया है, कुछ 2% 1% कम हो गई इन्फ्लेशन, या 3% कम हो गई, अगले क्वार्टर डाटा के अंदर आ जाए, वहीं से आपको घूमता हुआ दिखा दूंगा मैं। उसके बाद बात करेंगे रिसेशन आया नहीं आया। हमारे देश की जितनी भी कंपनीज हैं उनकी बैलेंस शीट बिल्कुल क्लियर है, डेट टू इक्विटी रेशियो ना के बराबर है, बैलेंस शीट डाटा बिल्कुल क्लियर है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, डेट ही नहीं। हमारे देश में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई कंपनी कोलैप्स अभी फिलहाल नहीं कर रही, किसी को कोई लाया। वो जो DHFL वगैरह ये जो पुरानी जो कंपनियां उनका जो हो गया, यस बैंक वगैरह जो हो गया, लेकिन अभी हाल फिलहाल के सिनेरियो में ऐसा कुछ नहीं है बड़ा, और होगा भी तो मार्केट के गर्भ में है। उसको पता है क्या करना है क्या नहीं करना, उसका खेल है, वो देख लेगी उस चीजों को। लेकिन हमें तो शो हो रहा होगा ना डाटा सामने। अब ऐसा तो है नहीं कंपनी के ऊपर 0 डेट टू इक्विटी है और एकदम ही दिखा दिया उसने कि ये कंपनी बर्बाद हो गई बिल्कुल एकदम, तो वो तो एक एक्सीडेंट, एक अलग ही सिनेरियो हो गया वो तो। लेकिन जब हमें पता है कंपनी के ऊपर डेप्ट है, कंपनी वोडाफोन जैसी कंपनी है उसके ऊपर डेप्ट है, और फिर भी हम उसके अंदर घुस रहे हैं, अगर वो कल को बैंकरप्सी फाइल करती है तो फिर हमारी गलती है ना दोस्तों। लेकिन ऐसा सिनेरियो आज की डेट में बाजार में नहीं है। एनपीएस को लेके, इन चीजों को लेके, सब चीजों को लेके इतना ज्यादा अभी पैनिक नहीं है हमारे बाजारों के अंदर। बैंकिंग अच्छे लेवल पे खड़ा हुआ है, बहुत बढ़िया लेवल पे खड़ा हुआ है। और दोस्तों 3 सेक्टर्स
आने वाले 15 साल के लिए। बैंकिंग, आईटी, कंज्यूमर स्टेपल्स, एफएमसीजी भी जोड़ लो आप उसके अंदर। ये तीनों कंटिन्यूटी के अंदर प्रोसेस में चलते जाएंगे। ये सेक्टर्स ऐसे नहीं है जो 2.5 साल, 3 साल, 4 साल के लिए खड़े रहेंगे इस 15 साल के टाइम फ्रेम के अंदर। बीच में क्रैश आएगा, करेक्शन आएगी, सब कुछ होगा, फिर दोबारा रिकवर करेंगे, चलने लग जाएंगे, फिर करेक्शन करेंगे, फिर रिकवर करेंगे, फिर चलने लग जाएंगे। ऐसा नहीं है कि पैनिक क्रिएट हुआ और खत्म सेक्टर ही नहीं चला 6 साल तक और हमारा टाइम वेस्ट हो गया। ऐसा पैनिक नहीं दिखता मेरे को आने वाले 15 साल तक भी, कि बैंकिंग परफॉर्म ही नहीं किया 15 साल या 6 साल परफॉर्म ही नहीं किया, एफएमसीजी 10 साल तक परफॉर्म नहीं किया, अभी फिलहाल नहीं दिखता मुझे। बुल रन, मैसिव बुल रन आ गया, उसमें एफएमसीजी अंडर परफॉर्म करेगा, बैंकिंग अंडर परफॉर्म करेगा। मैसिव बुल रन में, गौर से सुनो मेरी बात, मैसिव बुल रन में एफएमसीजी अंडर परफॉर्म कर देगा, बैंकिंग अंडर परफॉर्म कर देगा, फार्मा चल जाएगा, फाइनेंशियल चल जाएगा, टेक्नोलॉजी चल जाएगा, ये सब चल जाएगा। लेकिन एक सेक्टर, आपका 4 सेक्टर है, 4 में से एक अंडर परफॉर्म कर रहा है और 3 बढ़िया चल रहे हैं, उसके बाद 3 अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, एक बढ़िया चल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो एवरेज हो जाती है। अब ऐसा नहीं है कि एफएमसीजी यहां से 2,000 रुपए का हिंदुस्तान यूनिलीवर जो 20,000 हो जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा आपको, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सेक्टर्स कैसे रोटेट होते हैं, सेक्टर्स कैसे परफॉर्म करेंगे, सेक्टर कैसे चलेंगे आने वाले 15 साल का सिनेरियो अगर मैं लेके चलूं तो मैसिव अपॉर्चुनिटी है, बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, इसको आप ग्रैब अप कीजिए, अच्छे स्टॉक्स बाय कीजिए इस करेक्शन के अंदर, बढ़िया से एक पोर्टफोलियो बनाइए, कोशिश कीजिए फोकस। जो कंपनी लास्ट में 300-400% का रिटर्न दे चुकी है, अगर उन्हीं कंपनीज में आप जा रहे हैं और दिग्गजों को छोड़ रहे हैं, सेक्टर, मैंने आपको क्या कहा, सेक्टर की 1 या 2 नंबर की कंपनी बस, इसके अलावा हमें और कुछ देखना ही नहीं है फिलहाल। एमर्जिंग है वो बाद में देखेंगे, फिलहाल हमें उनके साथ में रहना है, वो बाद का खेल है। सारी करेक्शंस, रिसेशन वगैरह सारी न्यूज डिस्काउंट होने के बाद में आएंगे हम उन कंपनीज के अंदर, हमें अभी जाना ही नहीं है कहीं पे, हमें अभी रहना ही लीडर्स के साथ में, 1 या 2 नंबर की कंपनी। और 2 नंबर की कंपनी भी ऐसे, जैसे सपोज कीजिए एचडीएफसी बैंक है, कोटक है, तो कोटक बाय कर लिया या एचडीएफसी बाय कर लिया। ऐसे अगर हम चलते हैं तो दोस्तों बहुत बढ़िया रेट पे हमारे पास भाव पे स्टॉक्स होंगे, जो हमें उनको देना है माल, एफआईआईस को। बाद एक ट्रिक और समझ लीजिए आप कि आपको करना क्या होता है बाजारों के अंदर। दोस्तों ये वाला जो फेज है, ये है एक्यूमुलेशन फेज, एक्यूमुलेशन जोन। हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर की ही बात करते हैं। यहां पे स्टॉक का भाव होगा, मुझे नहीं पता क्या भाव था यहाँ पे, 1300 रुपए मान लेता हूं मैं, 1300 रुपए यहाँ भाव है, यहाँ पे 1200 रुपए भाव है, यहाँ पे 1000 रुपए भाव है, यहाँ पे 800 रुपए भाव है, यहाँ पे 900 रुपए भाव है या 700 रुपए भाव है, जो भी भाव है, गिर रहा है स्टॉक, मतलब स्टॉक का भाव गिर रहा है। हम एक्यूमुलेशन कर रहे हैं स्टॉक को, 1200 भी कर रहे हैं, 1100 भी कर रहे हैं, 1000 पे भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वही वाला फेज, ये वाला फेज। अब समझिए, अब जब नीचे इसका बॉटम लग गया, अब बॉटम कहाँ है कहाँ नहीं है वो तो किसी को नहीं पता था ना यहाँ पे। अब मैंने 8500 पे बाई किया था यहाँ पे माल, उसके बाद नीचे के लेवल पे थोड़ा सा बाई किया था माल, ठीक है। 8500 पे, इस 8500 ये वाली जो कैंडल थी, इस कैंडल पे मैंने काफी माल बाई किया था, उसके बाद भी मार्केट गिरी नीचे, समझना दोस्तों, उसके बाद भी मार्केट गिरी नीचे। अब इस लेवल पे जो मैंने माल बाय कर लिया, 2000 का माल जो था मैंने 1200 रुपए बाय कर लिया, आज भी वो जो माल है इस वाले पॉइंट पे 2200-2300 रुपए का माल है, एचयूएल को अगर मैं देखूं तो अभी भी डबल है पैसा। तो एक्यूमुलेशन के बाद में जो डिस्ट्रीब्यूशन जोन होता है, जिनकी छोटी सोच है, छोटा खेल खेल रहे हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन जोन तो हो गया ये वाला, 1200 पे खरीदा, 1300 पे बेच दिया। दूसरे जो थोड़े ठीक ठाक प्लेयर हैं, जिनको थोड़ी समझ है गेम की, उन्होंने इस लेवल पे माल काट दिया 1800-1900 रुपए के भाव पे। उसके बाद बाजार यहां से नीचे गिरा, लेने की चेष्टा नहीं है, और नीचे आएगा तो लेंगे, और नीचे आएगा तो लेंगे। फिर यहां से बाजार ने रिकवरी दी, वही जो 1600-1700 रुपए का जो स्टॉक था, जो यहाँ पे 1400-1500 रुपए का रह गया था, यहाँ 1700 का बेचा, तो 200 रुपए की खुशी थी उस आदमी को सिर्फ 18-20 दिन की, और दुख उसे हुआ अगले 6 महीने का, जब ये स्टॉक हो गया 2800 रुपए का। अब जब 2800 रुपए का एक्यूमुलेशन जोन होता है दोस्तों, ये वाला, इस पॉइंट पे एक्यूमुलेशन जोन होता है, ओ डिस्ट्रीब्यूशन जोन होता है ये वाला। अब आप लोग गलती क्या करते हैं, इस लेवल पे
डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे इस लेवल पे, माल को छोड़ देंगे इस लेवल पे, इस लेवल पे, इस लेवल पे, और फिर एक्यूमुलेट करेंगे इस लेवल पे, इन लेवलों पे एक्यूमुलेट करेंगे इस वाले लेवल पे। यार बाजार तो लेने ही नहीं दे रहा माल, जबकि ये है डिस्ट्रीब्यूशन जोन और ये है एक्यूमुलेशन जोन। और जो अच्छे प्लेयर हैं, जो खेलते हैं बाजार को, जिनको पता है कि लंबा बुल रन है, ठीक ठाक गेम चल रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो इस लेवल पे अगेन बाय करेंगे, इस लेवल पे अगेन बाय करेंगे, इस लेवल पे अगेन होगा, इस पे अगेन होगा, इस पे अगेन होगा, एंड फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन वो यहां भी कर सकते हैं, अब जरूरी नहीं है आपको बाजार गिरने से पहले करना है, बाद में आप कर दो। अब बाद में लोगों ने जहां पे अपना सबसे ज्यादा माल जो काटा होगा वो पॉइंट है ये, इस वाले पॉइंट पे, चाहे वो फंड मैनेजर हो, चाहे एफआईआईज हो, चाहे एफपीआईज हो, चाहे कोई भी हो, इस वाले लेवल पे बाजार में सबसे ज्यादा माल कटा होगा, क्योंकि ये वाला बॉटम कटा। तो क्लियर हो गया बिल्कुल एकदम कि यहां से एक बाजार गिरा, ऊपर गया, हाई नहीं कटा अकॉर्डिंग टू डो थ्योरी, फिर दोबारा नीचे बाजार आया, ये वाला लो कट गया, तो बाजार इसी दिशा में चलेगा थोड़े टाइम तक। समझे दोस्तों एक्यूमुलेशन का और डिस्ट्रीब्यूशन का क्या खेल होता है। तो आई होप इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी लर्निंग दे दी होंगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना, ग्लोबल सिनेरियोस क्या चल रहे हैं, फेड्स क्या कर रहा है, आरबीआई क्या कर रहा है, मॉनेटरी पॉलिसीज कैसी आने वाली हैं, क्या हो रहा है मॉनेटरी पॉलिसीज में, और अब तक जो हुआ है बाजारों ने उसको किस तरीके से देखा है, और आगे बाजारों की क्या अपेक्षा है फेड से और आरबीआई से, उस चीज की बात करेंगे। बाजार अब क्या सोच रहा है, फिलहाल मैंने आपको बता दिया कि पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, काफ़ी चीज़ें आपको मैंने क्लियर कर दी हैं। बाकी दोस्तों टेलीग्राम के सेशन में मैं आपसे बात करूंगा आगे की, इसको और कंटिन्यू करेंगे। एफपीआई अपना जो एफपीआई क्या करेंगे, एफआईआई क्या करेंगे, उसका सेशन में बात होगा। सीपीआई डब्ल्यूपीआई को आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करके बढ़िया से बताऊंगा। ये मैंने आपको कुछ पॉइंट्स दिए हैं जिसके ऊपर हम आने वाले टाइम में बातें करेंगे, रिसेशन को लेकर, क्रैश को लेकर। तो दोस्तों इस सब चीज़ों की बात हम करेंगे सेशन में, ठीक है। वहाँ तो बहुत खुल के बात होती है ना, यहाँ ऐसी खुल के बात नहीं की जा सकती। चलो दोस्तों ठीक है, चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।